हाय स्टूडेंट, कैसे हैं? बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहे हैं। इससे पहले वीडियो में हमने एनर्जी कंजर्वेशन चैप्टर पढ़ा था। उसमें से आधा पोर्शन आपका ख़त्म हो गया था। उसमें बेसिक चीज़ें उस वीडियो में हमने बताया भी था कि इस चैप्टर में आपका ज़्यादा लिखित पोर्शन नहीं है, सिर्फ सुनने वाला पोर्शन है, जिसमें आपको सुनना है चीज़ों की करके। ठीक है, तो उसके अनुसार आपका जो भी कुछ एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको आप आसानी से लिख सकते हैं, बस समझ के। ठीक है, तो उसी एनर्जी कंजर्वेशन के चैप्टर के अगले पार्ट को हम देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैक्सिमम कास्ट इफेक्टिवनेस इन एनर्जी यूजेस, मतलब ऊर्जा के प्रयोग में अधिकतम प्रभावित मूल्य। जो भी आपके ऊर्जा के जो हम ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं उसमें जो प्रभावित होने वाला अधिकतम मूल्य है या कॉस्ट है, वो क्या है, उसके बारे में डिस्कस करना है। तो ये बेसिकली एक डायग्राम है। देखिए, इसमें एनुअल कॉस्ट पर यूनिट आउटपुट इन आरएस इसका एक्सिस है। ये आपका पावर इन मेगावाट का एक्सिस है। ठीक है, जो पावर हम जनरेशन कर रहे हैं उसका ये आपका कॉस्ट है, एनुअल कॉस्ट है। ठीक है, इसके बीच का ग्राफ है। इसमें देखिए, इन दोनों के बीच के ग्राफ में देखिए 3 तरह के ग्राफ आपके ड्रॉ किए गए हैं। पहला है आपका टोटल एनुअल कॉस्ट पर यूनिट आउटपुट। ठीक है, टोटल एनुअल कॉस्ट पर यूनिट आउटपुट का है। दूसरा आपका एनुअल फुल कॉस्ट पर यूनिट आउटपुट है। तीसरा आपका एनुअल कॉस्ट कंजर्वेशन नहीं है, एनुअल कॉस्ट ऑफ आपका कन्वर्जेशन पर यूनिट आउटपुट है। एक एक करके है, इन तीनों के बीच का ग्राफ है। देखिए कैसे है, जो टोटल आपका एनुअल कॉस्ट पर यूनिट आउटपुट का है उसमें आप देख रहे हैं शुरू में जो आपका जब पावर जनरेशन आपका ज़्यादा है उसका एनुअल कॉस्ट भी उसी के अनुसार है। ठीक है, डिपेंडेंट है बिल्कुल। जितना है इसकी जितना पावर जनरेशन आपका कम है उतना ही उसका आपका एनुअल कॉस्ट भी कम है। लेकिन अब धीरे धीरे जब हम पावर जनरेशन को बढ़ा रहे हैं तो उसी तरह एनुअल कॉस्ट आपका जो एनुअल कॉस्ट पर यूनिट आउटपुट है वो भी आपका उसका कॉस्ट भी धीरे धीरे आपका इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, आप देख रहे हैं। इसी तरह उसके बाद है आपका एनुअल फुल कॉस्ट पर यूनिट आउटपुट है। देखिए, जब आपका पावर जब फुल होता है तो उस कन्वर्जन में देख रहे हैं जब हम पावर को बढ़ा रहे हैं तो उसका एनुअल कॉस्ट भी आपका थोड़ा थोड़ा आपका डिक्रीज होता जा रहा है। लेकिन वहीं पे अगर हम एनुअल कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन पर यूनिट आउटपुट का ग्राफ देखें तो इसमें जब हम पावर को बढ़ा रहे हैं तो एक्सपोनेंशियली आपका क्या हो जा रहा है, आपका एनुअल कॉस्ट इंक्रीज होता जा रहा है। लेकिन ये एक इनका देखिए, जो एनुअल फुल कॉस्ट पर यूनिट आउटपुट का है जो ग्राफ है, और दूसरा आपका एनुअल कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन पर यूनिट आउटपुट का है। तो ये दोनों एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट का एक महत्व है, अभी बताते हैं। पहले इसके बारे में ये आपका बेसिक डायग्राम था, उसको समझाया। इसके बारे में देखिए क्या है, किसी सिस्टम की, मान लीजिए कोई सिस्टम है, अगर उसकी एनर्जी लॉस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, अतिरिक्त कॉस्ट की आवश्यकता पड़ती है। अगर कोई भी सिस्टम है, अगर सिस्टम की एनर्जी लॉस को हमें कम करना है तो इसके लिए हम अतिरिक्त आपके कॉस्ट की आवश्यकता पड़ती है। जिससे होता है कि जो सिस्टम में उपयोग होने वाले जो आपकी फ्यूल होती है उसकी खर्च कम हो जाती है। इस प्रकार क्या होगा कि जो सिस्टम का आने वाला जो अधिकतम कॉस्ट होगा उसको हम मिनिमाइज कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर हम क्या करें कि अतिरिक्त
कॉस्ट को लगा के, अतिरिक्त कॉस्ट को लगा के हम एनर्जी लॉस को कम कर दें तो क्या होगा कि जो फ्यूल का जो कॉस्ट होगा उसको कम कर देंगे। इस प्रकार जो आपका सिस्टम का टोटल जो कॉस्ट होगा वो आपका कम हो जाएगा। ठीक है। इस पे ये फिगर है जो हमने अभी बताया, ये फिगर है। इसमें देखिए एक पॉइंट एम है, ये वाला पॉइंट एम है। पॉइंट एम एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आपका इस पर कम लागत पर हम अधिक दक्षता वाला प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, कम लागत पे। जैसे यहाँ पे देखिए पावर जनरेशन आपका ज़्यादा है, पावर जनरेशन आपका ज़्यादा है। ठीक है, अब आपका जबकि आउटपुट आप जो आउटपुट एनुअल जो कॉस्ट है आउटपुट का वो आपका कम है, आप देख सकते हैं कम है। ठीक है, तो इस प्रकार जो पॉइंट एम पर है उस स्थिति में, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं पॉइंट, जो पॉइंट एम है, पॉइंट एम पर जो आपका जो कॉस्ट होगा वो आपका लो होगा तथा जो इसकी इफ़िशियंसी होगी वो आपकी हाई है। ठीक है, तो एट पॉइंट एम कॉस्ट इज लो एंड एफिशिएंसी इज हाई। कौन सा पॉइंट एम है, ये रहा आपका मैक्सिमम कॉस्ट इफेक्टिवनेस इन एनर्जी यूजेज। तो यही है, वही आपका हेडिंग था। ऊर्जा के प्रयोग में अधिकतम प्रभावित मूल्य। अधिकतम प्रभावित मूल्य क्या है, ईंधन है। ईंधन को अगर मूल्य को हम कम करके टोटल आपके कॉस्ट को हम कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। उसके बाद है एनर्जी स्टोरेज। एनर्जी स्टोरेज से क्या समझते हैं, जैसे नाम से स्पष्ट है, इसका मतलब ये है कि स्टोरेज मतलब भंडारण। इसका तात्पर्य यही होता है, भंडारण से है। भंडारण से मतलब ये है कि हम एनर्जी को स्टोर करके हम कहीं रख के हम आवश्यकता पड़ने पे या ज़रूरत पड़ने पे हम उसका उपयोग कर सकें। यही है आपका एनर्जी स्टोरेज। जैसे मान लिया उदाहरण के तौर पे हम जो रेनी सीजनल होते हैं, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, पानी को स्टोर कर लेते हैं। बाद में जब आपके रेनी सीजनल जब ख़त्म हो जाते हैं तो उन्हीं पानी का हम क्या करते हैं, उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम क्या करते हैं, ठीक है, इसके अलावा हम क्या करते हैं कि जो भी आपने देखा होगा कि जो बैटरी होती है, तो बैटरी एक स्टोरेज डिवाइस ही तो है। हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही हम क्या करते हैं, आपके केमिकल एनर्जी में हम स्टोरेज कर देते हैं। बैटरी को आवेशित करके रासायनिक मतलब आपके ऊर्जा में हम क्या करते हैं, बैटरी में स्टोरेज कर सकते हैं। और जब हमें आवश्यकता पड़ती है हम उस बैटरी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के तौर पे हम उसका उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, आपके एनर्जी स्टोरेज के तरीके हैं। तो एनर्जी स्टोरेज का ये महत्व था। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजर्वेशन इन इंडस्ट्री। तो ये आपका महत्वपूर्ण है, ये आपका इसे ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजर्वेशन इन इंडस्ट्री मतलब आपके इंडस्ट्री कार्यों में विद्युत ऊर्जा का संरक्षण से आप क्या तात्पर्य है, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो इसमें देखिए क्या है कि आपने इंडस्ट्री में जो अधिकतर इलेक्ट्रिकल ऊर्जा का उपयोग आपका हम एल्यूमिनेशन मतलब प्रदीपन में तथा विद्युत जो भी आपके मोटर होते हैं उसके संचालन में तथा मिल तथा कारखाने में जो बॉयलर का उपयोग में, इसके अलावा आपके जनरेटर में, इसके अलावा जो भी आपकी इलेक्ट्रिकल जो फर्नेस होती हैं तथा विभिन्न प्रकार के जो ईंधन होते हैं उसके चलाने में हम क्या करते हैं, आपका ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। तो उनके थ्रू अगर हम एनर्जी को सेव करने की प्रक्रिया ही आपकी कहलाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजर्वेशन इन इंडस्ट्री। इसमें जब हम डिस्कस कर रहे थे तो इसमें एक शब्द आया था इल्यूमिनेशन। देखिए इल्यूमिनेशन से क्या तात्पर्य था, प्रदीपन है। इल्यूमिनेशन का एक बहुत बड़ा रोल है
इंडस्ट्री में, क्योंकि अगर कोई भी कार्य हो रहा है, अगर कार्य के अनुसार हमने अगर एल्यूमिनेशन, जो भी एल्यूमिनेशन अगर हम सही तरीके से अगर प्राप्त कर लिए, ठीक है, लाइटिंग स्कीम बनाकर हम सही तरीके से अगर हमने लाइट प्राप्त कर लिया, तो जिससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम बचा सकते हैं। जैसे क्या हो कि जहाँ तक हमें संभव हो, जितनी इंडस्ट्री हो, वहाँ पे हम नेचुरल लाइट का प्रयोग करें। जैसे मतलब ये है कि जैसे मान लिया कोई भी आपका ये इंडस्ट्री है, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कोशिश किया जाए कि हम जो नेचुरल लाइट है सन की लाइट से ही वहाँ पे जो वर्कर है उसी रोशनी में वो काम कर सके, ताकि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम बचा सकते हैं। नहीं तो ऐसा ना हो कि अंधेरे में रहेगा तो पता चलेगा कि हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको वहाँ पे लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि वर्कर को अगर सही से दिखाई नहीं देगा तो सही का काम नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो भी आपकी उसकी बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग की छतें हैं तथा जो दीवारों को भी हमें साफ रखना चाहिए, ताकि जो भी बल्ब से या नेचुरल लाइट से आने वाले प्रकाश की किरण पूरी तरह से आपका क्या हो, आपके वर्किंग प्लेन तक प्रॉपरली पहुंच सके। इसके अलावा आपके बहुत तरीके हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं कि जो हाई इफिशिएंसी वाले जो लैंप होते हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा जो भी आपके जो लैंप हैं, लैंप को समय समय पर साफ करते रहना चाहिए, ताकि लैंप से निकलने वाली लाइट एनर्जी पूरी की पूरी प्रॉपरली आपके वर्किंग प्लेन पर पहुंच सके, जिससे लैंप की इफिशिएंसी को हम मैक्सिमम कर सकें। ठीक है, तो ये चीज़ है, एल्यूमिनेशन से तात्पर्य था। इसके अलावा दूसरा आपका टॉपिक है, जो आपका हेडिंग है वो है इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन से तात्पर्य है कि जो भी आपका सिस्टम है, सिस्टम का जो भी हम इलेक्ट्रिकल उसकी जब इंस्टॉल करते हैं या उसकी डिज़ाइनिंग करते हैं तो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, ताकि ये हो कि हम जो एनर्जी एक बार उस पर लगा रहे हैं वो सही से हो जाए, प्रॉपरली हो सके, दोबारा हमें एनर्जी उस पर खर्च ना कर सकें। इस प्रकार हम उसको एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपका सिस्टम है, तो सिस्टम पे जो भी इलेक्ट्रिकल लोड हैं, तो अगर हम उसकी आपका पावर फैक्टर को हम मैक्सिमम करके भी हम आपके इलेक्ट्रिकल उसकी एनर्जी को हम सेव कर सकते हैं। इससे पहले चैप्टरों में हम एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में डिस्कस किया था। क्या आप इसके पहले चैप्टर में हमने आपका पावर फैक्टर के बारे में डिस्कस किया था कि अगर पावर फैक्टर उच्च होगा तो आपका जो कॉस्ट होता है वो आपका उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से यही है कि अगर जो भी सिस्टम है, अगर हम पावर फैक्टर को मैक्सिमम कर सकें तो हम क्या करें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम सेव कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा पॉइंट जहाँ आपका है ये भी है कि जो भी आपका सिस्टम है, तो सिस्टम पे जो भी इलेक्ट्रिकल उपकरण हैं, हमें जहाँ तक संभव हो कि वो ज़्यादा समय तक क्या नाम है आपकी वो पीक वैल्यू पे ना हो, कम से कम समय पर वो जो भी आप इलेक्ट्रिकल जो भी मोटर हैं या जनरेटर हैं चाहे बॉयलर है वो अपने पीक पर ज़्यादा से ज़्यादा समय तक ना हो सके, कम से कम समय पर रहें, क्योंकि पीक के समय पे जो भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसकी लॉसेस बहुत अधिकतम होता है, इसीलिए। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, उद्योगों में हम एनर्जी कंजर्वेशन करना अति आवश्यक होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव। देखिए, सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव से क्या तात्पर्य है, जो भी इलेक्ट्रिक ड्राइव का हम जो चुनाव करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, तो उनके भार के अनुसार
नहीं करना चाहिए, ठीक है। न न उनके कॉस्ट के आधार पर। जब भी हम कोई भी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में जो भी इलेक्ट्रिक ड्राइव है उसका जब हम सिलेक्शन कर रहे हैं, ना तो उसकी लोड के आधार पे करना चाहिए, न ही उसकी कास्ट के आधार पे। क्योंकि अभी होता है कि हम कोई भी इंडस्ट्री लगाते हैं या कोई भी इंडस्ट्री चलाता है, उसमें कोशिश करता है कि क्या है कि जो भी ज़्यादा जो इलेक्ट्रिकल पावर के लोड हैं उनको नहीं लगाता है, या ऐसा होता है कि जो जिस मोटर की कॉस्ट अधिक होती है तो उसको नहीं लगाता है। तो ऐसे सिलेक्शन करते समय इन सब बातों का ध्यान नहीं नहीं होना चाहिए। देखिए, हमें जो भी हम इलेक्ट्रिक ड्राइव का सिलेक्शन करते हैं तो सिलेक्शन करते समय जो हाई इफ़िशिएंट मोटर होते हैं उनका चुनाव करना चाहिए जहाँ तक संभव हो सके, ठीक है। इसमें एक आपका यहाँ पे एक टेबल है जिसमें हम लॉसेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जो भी आपके इलेक्ट्रिक ड्राइव में जो आपके मोटर हैं, मोटर जो अंतर्गत आते हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, पहला जो इसमें टेबल में देखिए क्या है, रेटिंग ऑफ मोटर हॉर्स पावर। तो ये आपका मोटर की रेटिंग है जो हॉर्स पावर में है। दूसरा, एट नो लोड पे कितना लॉसेस हो रहा है, एट 20% पे कितना लॉसेस हो रहा है, एट 50% लोड पे कितना लॉसेस हो रहा है, इसके अलावा फुल लोड पे कितना लॉसेस हो रहा है, इसके बारे में हम डिस्कस करना है। देखिए क्या है कि जब माना कोई एक मोटर है जो आपका 5 हॉर्स पावर का है, ठीक है, जब वह आपके एट मतलब नो लोड पे जब वो वर्क कर रहा है तो उसमें जो लॉसेस होता है 50% होता है। जब वो 25% लोड पे वर्क कर रहा है तो उसका लॉसेस आपका 40% हो जाता है। जबकि उसके जब वो 50% लोड पे वर्क करता है तो 25 हो जाता है। इसी तरह फुल लोड पे वो आपका उसका जो लॉसेस होता है 70% बस रह जाता है। इस तरह हम जब देख रहे हैं कि कोई भी मोटर है तो मोटर में जब लोड की वैल्यू को हम बढ़ा रहे हैं तो लॉसेस की वैल्यू भी आपकी कम होती जा रही है। जैसे एक 5 हॉर्स पावर का एक मोटर है, वो एट नो लोड था, कोई लोड नहीं था, तो उसमें लॉस 50% था। जब 25% हुआ तो आपका लॉस 40% हो रह गया। जब 50% लोड पे जब वर्क कर रहा है तो उसमें लॉस सिर्फ 25% रह गया। अगर फुल लोड पे है तो उसका 70% हो गया। इसी तरह धीरे धीरे हम एक और चीज़ देख रहे हैं, जब मोटर की रेटिंग को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी हम जब देख रहे हैं कि आपका जो लॉसेस हैं वो भी आपका धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज होता जा रहा है। तो इस तरह से कोई भी मोटर है तो मोटर की दो स्थितियों में उसके लॉसेस कम हो रहे हैं। पहला ये है कि मोटर की रेटिंग भी, अगर उसकी मोटर की रेटिंग को बढ़ाएंगे तभी भी लॉसेस कम होगा, तथा मोटर की लोड को भी बढ़ाकर हम क्या कर सकते हैं, उसके लॉसेस को कम कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी आपकी इंडस्ट्री है या कोई भी हम इलेक्ट्रिक ड्राइव का जब सिलेक्शन कर रहे हैं तो आपकी कोशिश से ये होना चाहिए कि जो भी आपका मोटर चाहे कोई भी इलेक्ट्रिक ड्राइव है तो अपने फुल लोड पे वर्क करे तथा उसकी रेटिंग भी आपकी मैक्सिमम हो। इसीलिए कोई भी पावर जनरेटिंग स्टेशन होता है तो वहाँ पे जो भी जनरेटर या ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं वो हाई आवर्स मतलब आपके पावर रेटिंग के होते हैं तथा वो फुल लोड पे वर्क कराए जाते हैं। इसीलिए वहाँ पे लॉसेस आपके नगड़ के बराबर होता है। चलिए, नेक्स्ट आपका इसमें टॉपिक है जो लास्ट जो पॉइंट रह जाता है वो आपका है इसमें। तो अभी तक हमने डिस्कस जो किया इसमें ये जो टॉपिक आप था इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजर्वेशन इंडस्ट्री महत्वपूर्ण था। इसके बाद नेक्स्ट है आपका जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है एनर्जी कंजर्वेशन
कंजर्वेशन एक्ट, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए क्या है कि जो एनर्जी के दुरुपयोग तथा उससे होने वाले दुष्प्रभावों को देखते हुए सभी देशों ने मिलकर जो भी आपके सरकारी कारखाने हों तथा जो प्राइवेट आपके कारखाने हों, तो उसके सर्वेक्षण के आधार पर एक एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट का गठन किया, जिसके लिए उन्होंने एक आपका BEE नाम की एक संस्था का स्थापना की। ठीक है, BEE नाम की एक संस्था की स्थापना की। इसका फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी। ठीक है, तो क्या है कि जो भी हमने देखा कि जो एनर्जी के जो दुरुपयोग तथा उससे होने वाले दुष्प्रभावों को कम करने के लिए सभी देशों ने मिलकर एक आप एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट का गठन किया। तो गठन करने के पश्चात उन्होंने एक BEE की संस्था का स्थापना किया। इसका फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी। तो जो आपका BEE जो संस्था थी, उसका काम जो भी आपके सरकारी इंडस्ट्री हो या आपके प्राइवेट इंडस्ट्री हो, तो उन्होंने उन सभी को एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के तहत ही मतलब एक गाइडलाइन बनाई, जिसके तहत जितनी भी इंडस्ट्री हो उसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अपना एनर्जी कंज्यूम करती थी। तो उन्होंने जो BEE है, उन्होंने आपके जो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट बनाया, तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिसके अंतर्गत सारे इंडस्ट्री को काम करना था। पहला पॉइंट ये था कि जो भी आपके इंडस्ट्री में जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल उपकरण हैं, तो सारे इलेक्ट्रिकल उपकरण आपके हाई इफिशिएंसी वाले होने चाहिए। तो जितने भी आपके इंडस्ट्री में जितने भी उपकरण हैं, वो आपके हाई इफिशिएंसी वाले उपकरण होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा चीज़ इसमें एक पॉइंट और आया, लो इफिशिएंसी वाले उपकरणों का हम बिल्कुल उपयोग नहीं करना है। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट था उसमें ये था कि जितने भी आपके उपकरण हैं, उपकरणों के ऊपर एक लेबल लगाना पड़ेगा, जिसपे उसकी इफिशिएंसी को दर्शाया गया हो, ताकि जो भी आपका उसमें जो उपकरण है उसकी इफिशिएंसी कितनी हो उस पर आपकी प्रदर्शित होना चाहिए। इसके अलावा जो भी आपकी इमारत जो बनी है, बिल्डिंग बनी है, वो बिल्डिंग भी आपकी जो भी ऊर्जा जो एनर्जी एफिशिएंसी के नियमों का पालन करना चाहिए। इसके अलावा जो भी आपकी इंडस्ट्री में ट्रांसमिशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी ऊर्जा की हानि हो रही है वो कम से कम होनी चाहिए। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण पॉइंट और है, इसके अलावा जो भी ऊर्जा कंजर्वेशन के विकास के लिए जो तकनीकी संस्थानें हैं तथा कॉलेजों में एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के तहत आपके लैब का स्थापना होना चाहिए। इसके अलावा लास्ट में एक पॉइंट है, जो सभी प्रकार के जो कंज्यूमर हैं उनको जागरूक करने हेतु व्यापक आपके प्रचार करना चाहिए, ताकि जितने भी आपके कंज्यूमर हैं उनको एनर्जी कंजर्वेशन के मतलब एक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा वो जागरूक हो सके, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एनर्जी को आपका सेव कर सके या कंजर्वेशन कर सके। तो इस प्रकार आपके इस एनर्जी कंजर्वेशन चैप्टर में बस इतना ही।
बस नेक्स्ट चैप्टर आपका कूलिंग वाले चैप्टर को पढ़ना है, तो अगले वीडियो में देखा जाएगा। बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।